दो अणु बनाता है टूटकर, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड व डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ब्रैकेट में लिख लेना DHAP, लिख लिया, ब्रैकेट में DHAP बनाता है। इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना तो PGAL बोलते हैं, PGAL, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, PGAL DHAP बनाता है, जो कि एक दूसरे के समावयवी होते हैं, जो कि एक दूसरे में समावयवीकृत हो सकते हैं, जो कि एक दूसरे में समावयवीकृत हो सकते हैं। ठीक है, अभी लिखो कि यहाँ तक समझ आ गया आपको, एकदम समझ आ गया ना आपको? इनका नाम बताना, प्रियंका, आपको समझ आ गया ना? देखो अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप लिख रही हूँ, H3PO4 यूज होगा इसमें, H3PO4 + 2H2O, ये क्या है, अकार्बनिक फास्फेट जुड़ेगा, अकार्बनिक फास्फेट जुड़ेगा। ये कौन सा अम्ल होता है, फास्फोरिक होता है या फास्फोरिक होता है, मुझे ये याद नहीं रहता, मैं H3PO4 याद रखती हूँ। फास्फोरिक अम्ल, इसको मतलब कि अकार्बनिक रूप से जुड़ेगा किसी और कार्बन के साथ, कार्बन तो नहीं है इसमें, अकार्बनिक अणु है ना ये, मतलब अभी तो नहीं याद रखना, H3PO4 और H2 इसमें जुड़ेगा, क्या उत्पाद बनाएगा 1,3, देखो फास्फोरस है ना इसमें, ये क्या है 3 फास्फो, यानी कि एक ही है इसमें फास्फो, अभी तक एक फास्फेट है, क्या बनाएगा 1,3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। क्या बनाया 1,3 डाई फास्फो, फास्फेट 2 हो गए ना, देखो डाई का मतलब 2, फास्फो फास्फेट, ये वाला एक फास्फोरस इसके साथ जुड़ गया 1,3 पहले नंबर कार्बन पे, तीसरे नंबर कार्बन पे जुड़ के क्या बना 1,3 डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। समझ में आ गया कि ये स्टेप आ गया ना? स्ट्रक्चर में इनकी नहीं बनवा सकती क्योंकि मुझे भी नहीं आती है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है, मैंने देखी थी गूगल पे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। यहाँ तक मुझे लगा कि आपको भी समझ में आ जाएगा, मुझे भी समझ में आ जाएगा, बाकी बड़े लेवल की बात है, छोड़ो इसको, तो मैंने यहाँ तक लिखा दिया था ना आपको। नेक्स्ट स्टेप लिखो कि 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर, H2 ऑक्सीजन है ना इसमें, ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फास्फेट से मिलकर, अकार्बनिक फास्फेट ब्रैकेट में लिख लेना H3PO4 से, ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फास्फेट से मिलकर, अकार्बनिक फास्फेट के बीच में लिख लेना H3PO4, यानी कि फास्फोरिक अम्ल से, ब्रैकेट में लिख लेना H3PO4 से मिलकर 1,3 डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना लेता है। क्या बना लेता है 1,3 डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,3 डाई PGL बना लेता है। फोर्थ स्टेप लिखेंगे उससे पहले लिखो, फोर्थ स्टेप लिखो, यह है मतलब कि यह कौन 1,3 डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख लो। नेक्स्ट स्टेप होगा 6 नंबर स्टेप, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड डाईहाइड्रोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में
काइनेज की एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल बना लेता है। 1,3-डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल बना लेता है। डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल बना लेता है। लिख लिया। अब ये बात आपको लिखवाऊं क्या कि 2 हाइड्रोजन होंगे ना, यहाँ से कहीं से भी यूज हो सकते हैं, ये मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। तो यहाँ पे होता है NAD। NAD जानते हो क्या होता है? मैं बताती हूँ। NADH2 दो, ये याद रखना, 2 अणु इसके बन रहे हैं, 2 ही अणु इसके बन रहे हैं, और जो आगे बनेगा 2 ही अणु उसके बनेंगे। तो देखो 2 हाइड्रोजन NAD की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ये वाले इसमें जो हाइड्रोजन यूज होंगे ना, इसकी तरफ स्थानांतरित हो जाएंगे। 2 NAD क्या बनाएगा? 2 NADH2 बनाएगा। देखो ये बात तो मैं बताती हूँ आपको, स्पेशल है, शायद नहीं बताई होगी आपको किसी ने, या फिर आपने पढ़ी होगी तो याद नहीं होगी, मुझे भी नहीं थी, कि NAD होता है ना, NADH, एक NADH प्लस से 3 ATP अणुओं का फॉर्मेशन होता है। ये आप अपने ऊपर ही ऊपर क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं वहां पे लिख लो, ऊपर ऊपर कॉपी के ऊपर ही ऊपर लिख लो हैशटैग लगा के, कि एक NADH प्लस से एक NADH2 से 3 ATP अणुओं का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझाएगी भी कैसे ग्लाइकोलाइसिस में ATP का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको लिखवाया था ना कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 10 ATP अणुओं का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है वो देखो, 2 NADH2 है, एक NADH2 से कितने ATP बने? 3, है ना। तो 2 NADH2 से कितने बने? 6 ATP। यहाँ पे 6 ATP बने, आगे और बनेंगे, 6 का हिसाब दे दिया, 10 बनते हैं ना टोटल, 4 और बताऊंगी कहाँ पे बनेंगे। तो कहाँ तक लिखा हमने? 1,3-डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है तथा PgAl के 2 हाइड्रोजन तथा PgAl फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 हाइड्रोजन, PgAl के 2 हाइड्रोजन NAD की ओर स्थानांतरित होकर NADH2 बना लेते हैं। NADH2 बना लेते हैं। 6 स्टेप हो गए। अब लिखो, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिखो, 1,3-डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल फास्फोग्लिसरिक काइनेज या ट्रांसफास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोग्लिसरिक काइनेज या ट्रांसफास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना लेता है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना लेता है। 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना लेता है, इस प्रोसेस बना लेता है तथा इस
इस दौरान दो एटीपी अणुओं का निर्माण होता है तथा इस दौरान दो एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। दो एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। कितने हो गए अब तक टोटल? 6 यहाँ पे हो गए थे, 2 ये हो गए, 8 हो गए ना। टोटल 10 लिखवाए मैंने, 2 आगे बनेंगे। एंजाइम लिख लो, कौन सा लिखवाया मैंने? ट्रांसफास्फोराइलेज या ट्रांसफास्फोराइलेज एंजाइम या फास्फोग्लिसरिक काइनेज। बड़ा नाम है, लिख दीजिए। सबसे पहले क्या बना? ग्लूकोज का एक अणु हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी का यूज करके फास्फोरीकृत हो जाता है और क्या बनाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है, जिसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में समाविवीकृत होकर फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाता है। समाविवीकृत होकर क्या बनाता है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाता है। एटीपी का एक बार यूज हुआ, एक फास्फेट इसमें चला गया, फिर दूसरे एटीपी में से फास्फेट का यूज हुआ, वो इसमें जाएगा, क्या बना लेगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट। एटीपी का यूज करके फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बना लेता है। क्या बना लेता है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बना लेता है। आपको ना ये सब याद हो जाएगा, बस लिंक, थोड़े बहुत लिंक याद रखो। सबसे पहले फास्फेट, यहाँ एक बार यहाँ पे जुड़ा फास्फेट, फिर यहाँ पे जुड़ा फास्फेट, जुड़ा 6 नंबर कार्बन पे फास्फेट बन गया, यहाँ पे 6 नंबर कार्बन पे, फिर एक और जुड़ा 1,6 डाइफास्फेट, पहले कार्बन पे 6 पे, समझ गए? फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 अणु बना लेते हैं। ये 6 कार्बन युक्त होती है, दो अणु बनाएगा, ये 3 कार्बन युक्त होंगे। एक पहला अणु बनाएगा 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और दूसरा अणु डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। दूसरा अणु क्या बनाए? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये जब यूज में आ जाएगा वो इसमें चेंज होके वापस ये प्रोसेस करेगा। तो 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड अकार्बनिक फास्फेट यूज करके तथा ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेगा? ऑक्सीकृत में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ती है ना। ऑक्सीकृत होकर, कंफर्म करके, मुझे तो पता ही, आपको थोड़ा जगा रही हूँ। ऑक्सीकृत होकर 1,3 डाईफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना लेता है। यहाँ पे था 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, सिर्फ एक ही था, 3 नंबर कार्बन पे एक फास्फोरस जुड़ा हुआ था, 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। एक कार्बन फास्फोरिक अम्ल से आया, इसके साथ जुड़ा 1,3 डाईफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना लिया, जिसको 1,3 डाई PgL भी बोलते हैं। अब इसके, अब याद आ गया, हाँ देखो ऑक्सीकृत कैसे हुआ? इसके जो 2 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन का हटना भी तो ऑक्सीडेशन ही होता है, पढ़ा है ना हमने? हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। इसके 2 अणु हाइड्रोजन के हट जाएंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये ऑक्सीडेशन ही हो गया, हुआ ना? इसके ऑक्सीडेशन मतलब PgL की ये लाइन मैंने आपको लिखवाई है कि PgL ऑक्सीकृत होकर, यानी कि इससे हाइड्रोजन हट जाएंगे, इसके जो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसके साथ जुड़कर NADH2 का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि ATP का ये ग्रुप है, इससे 6 ATP बनेंगे। ये लिखवाया मैंने आपको, 3 ATP का अणु का निर्माण होता है, 2 NADH2 बने तो टोटल 6 ATP अणु का निर्माण हो गया। 1,3 डाईफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड ये बना लिया हमने। इसके बाद में हाइड्रोकाइनेज एंजाइम की, डाईहाइड्रोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 1,3 मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगी, डाई PgL क्या बना लिया? 1,3 डाई PgA, इसको क्या बोलेंगे? 1,3 डाई PgA बोलेंगे, यानी कि 1,3 डाई PgA, यानी कि 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना लेंगे। 1,3 डाईफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड डाईहाइड्रोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा कि 1,3 डाई PgA ट्रांसफास्फोराइलेज या फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना लेगा। इस दौरान क्या होगा? 2 ATP के अणु
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाएंगे। समझाऊं कैसे? यहाँ पे थे दो 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल, एक एटीपी इसके साथ जुड़ गया। दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा होगा ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आप यहाँ पे आ जाओ आगे। मैंने देखा ही नहीं, सॉरी। देखो, दो अणु इसके थे, दो अणु इसके थे। टोटल यहाँ पे कितने फास्फोरस दिख रहे हैं? आप देख के बताओ मेरे को। दो अणु हैं ये, टोटल कितने फास्फोरस दिख रहे हैं? आप बताओ, फिर आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4, ऑप्शन बताओ। दो नहीं है, 4 है। देखो 1,3 डाई फास्फो, 1,3 डाई फास्फो मतलब एक अणु 1,3 डाई, एक अणु में 2 है, तो ये कितने अणु है? 2 अणु, 4 फास्फोरस हो गए, है ना? ये क्या है? डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल। 4 फास्फोरस थे अपने पास, चार फास्फोरस। ये एटीपी कितने थे? 2 एटीपी बने। कितनी है एटीपी? 2 एटीपी बने हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि इसमें 2 फास्फेट ज्यादा है। सॉरी, ट्राइफॉस्फेट का मतलब कि डाइफॉस्फेट था, ट्राइफॉस्फेट हुआ तो 2 एटीपी ज्यादा होंगे। कैसे होंगे? एक एटीपी हुआ, एक एटीपी में एक फास्फेट जुड़ा तो एटीपी बना। 2 एटीपी है, 2 एटीपी में जब 2 फास्फेट जुड़ेंगे तो 2 एटीपी के अणु बनेंगे। आ रहे समझ में? मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप, ठीक है ना? 4 थे यहाँ पे। 4 कैसे थे कि एक में 2 थे, एक अणु में 2 फास्फोरस थे। अणु कितने थे? 2, तो 2 अणुओं में कितने फास्फोरस हो जाएंगे? 4 फास्फोरस। 4 फास्फोरस है, अणु कितने बने? 2। फास्फोग्लिसरिक अम्ल, इसमें कितने दिख रहे हैं आपको? एक अणु में एक फास्फोरस दिख रहा है। 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, 1,3 डाई का मतलब कि 2 फास्फेट है, एक नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है एक फास्फोरस, और एक 3 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है? 3 फास्फोग्लिसरिक, यानी कि एक ही फास्फोरस है। अणु कितने हैं? 2 अणु हैं, तो कितने हो जाएंगे? एक अणु में 1 है तो 2 अणुओं में 2, तो 2 फास्फोरस बचेंगे। तो बाकी के 2 फास्फोरस कहाँ गए? इसमें। समझ आ रहा है? एटीपी का निर्माण हो गया। सच बताओ, समझ आया क्या आपको? बता देना, आप बताओ समझ में आया? एडीपी के अणु यहाँ से, इससे फास्फोरस लेंगे। वहाँ पे तो हमने सब देख रहे हैं कि कहाँ पे फास्फोरस का यूज हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, सब समझ में आ गया। यहाँ पे 2 एटीपी के अणु, यहाँ से 2 फास्फोरस ले लेंगे, 2 एटीपी बना लेंगे। इसमें 2 ही फास्फोरस रह जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। यहाँ तक मैंने लिखवा दिया आपको, लिखवा दिया ना? अब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। लिखो 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाता है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाता है। यह प्रोसेस, देखो यह प्रक्रिया फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में। आप बताओ, आपके 11th में लगता था ग्लाइकोलाइसिस या 12th में लगता था? आपके 12th में था ना, हमारे 11th में था। तो ये फास्फोग्लिसरोम्यूटेज है ना, अगर आपको इतना बड़ा नाम नहीं याद रहे ना, तो आप म्यूटेज भी लिख सकते हो। म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में, हमने म्यूटेज ही पढ़ा है, ये बड़े लेवल की बात है। फर्स्ट ईयर में लिखो तो आपको ही लिखना बनता है, 11th 12th में म्यूटेज चलता है। तो 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना लेता है? 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना लेता है। नेक्स्ट स्टेप लिखो, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2
फास्फोग्लिसरिक अम्ल, 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल 2-फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल 2-फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। 2-फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल गया? 2-फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल में। एक H2 बाहर निकल जाएगा। 2-फास्फो कहाँ पे लिख लिया? कहाँ तक लिख लिया हमने? इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो गया कि 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल 2-फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप लिखो कि 2-फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल 2-फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल 2-फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक काइनेज एंजाइम व मैग्नीशियम आयन व पोटेशियम आयन की उपस्थिति में मैग्नीशियम आयन पोटेशियम आयन दोनों होंगे। पूरे चक्र में मैग्नीशियम आयन और पोटेशियम आयन एक्टिव रहते हैं, तभी ये एंजाइम काम करेंगे और ये प्रोसेस होगी। ठीक है, तो लिखिए 2-फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल पायरुविक काइनेज एंजाइम व मैग्नीशियम आयन व पोटेशियम आयन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। लो भाई, इतनी सी बात। आप किसी भी चीज़ को पढ़ो ना तो ऐसे पढ़ना, कभी भी जैसे आप उस चीज़ को प्रोफेशनल लेके जाओ कि आपको उस चीज़ के बारे में सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ। चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, कितनी भी बुक्स देखो, पर आप जो चीज़ तैयार करो ना, आपको उसके बारे में सब कुछ आना चाहिए। बहुत काम आएगा, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? मेरे से पूछना। तो लिखो ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या बनाएगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। दो अणु बनाएगा। पहला अणु फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, दूसरा अणु डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। अभी आइसोमेर्स थे ये। ऑक्सीकृत कैसे हुआ? इसके हाइड्रोजन हट जाएंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे। 1,3 डाइफास्फोग्लिसरेल्डिहाइड बना, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल बना। देन आफ्टर 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना, यहाँ पे लिख दिया मैंने। फास्फोग्लिसरोम्यूटेज, म्यूटेज भी लिख सकते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाएगा। यह इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फास्फोइनोल पायरुविक बनाएगा। फिर पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल बनता है। यहाँ तक लिखा दिया मैंने। अब आगे लिखो क्या बनता है। तथा पायरुविक एंजाइम बनता है। अब पीछे क्या देख रहे हो? मैं गलत है क्या कुछ मेरा? मुझे बता देना अगर गलत लगे तो। अच्छा, नोटबुक फुल हो गई। सॉरी। तो लिखो कि इस प्रक्रिया में इसी चरण में लिखवा रही हूँ मैं। ये बात जो है ना, इसी चरण की हो रही है। इस प्रक्रिया में 2 एटीपी के अणु 2 एटीपी के अणुओं में बदल जाते हैं। 2 एटीपी के अणुओं में बदल जाते हैं। देखिए, देखो बच्चों, एक यहाँ पे थे 2 फास्फोरस दिख रहे हैं आपको। इसके साथ जुड़ गए, एटीपी के साथ जुड़ के 2 एटीपी बना लिए। पायरुविक अम्ल में फास्फोरस नहीं होता। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गई? वैसा इसमें था। थोड़ा सा एक बार घर पे जाके पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। अभी फ्लो चार्ट, अभी आपको मैंने बताना था ना कि एटीपी का प्रत्यक्ष लाभ, वैसे वो चीज़ समझाती है। आपको नोट्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे लिख रखे हैं।
अवायवीय वायवीय श्वसन के बीच की कड़ी, ये मैंने आपको बताया था, साइटोप्लाज्म में होती है, ये चीज़ मैंने आपको लिखवा दी। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आप याद रखना। और अब पहली बात मैंने पहला पॉइंट लिखवाया था कि ग्लाइकोलाइसिस अवायवीय व वायवीय श्वसन के बीच की कड़ी है। कैसे? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीडेशन होता है। आंशिक ऑक्सीडेशन मतलब ऐसा नहीं कि ग्लूकोज का पूरा ही ऑक्सीडेशन होगा, आंशिक ऑक्सीडेशन होएगा। तो ना तो ये अवायवीय होगी रिएक्शन और ना ये वायवीय होगी, यानी कि बीच की कड़ी हो जाएगी। पहला स्टेप क्लियर हो गया। पहली बात, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में कुल 10 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। देखो काउंट करवाऊं, 10 एटीपी अणु कैसे बनेंगे। NADH2, 2 NADH2 है, 2 NADH2 एक 3 का बनाएगा। एक NADH2 कितने का बनाता है? 2 हो गए, तो टोटल कितने हुए? 6 अणु। 6 अणु बन गए। यहाँ पे कितने बने? 2 एटीपी। बाद में बने 2 एटीपी, फिर यहाँ पे बने 2 एटीपी। कितने हो गए टोटल करके बताओ, मेरी मैथ्स की है। 10 हो गए ना? दिख रहे हैं ना आपको? स्पष्ट तरीके से दिख रहे हैं। अब खर्च कितने हुए? प्रत्यक्ष रूप से खर्च कितने हुए? 1 2 दो जगह हुए। एटीपी में टूटा, यानी कि एटीपी 2 खर्च हुए। अब प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख कितने रहे? मैंने लिखा था कि ग्लाइकोलाइसिस में प्रत्यक्ष रूप से 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। प्रत्यक्ष रूप से 2 एटीपी यानी कि जो दिख रहे हैं हमें, ये तो देखो फॉर्म में है, ये मैंने आपको बात अलग से बताई कि NADH2 से 3 एटीपी का निर्माण होता है। प्रत्यक्ष रूप से कितने दिख रहे हैं? 2 यहाँ पे दिख रहे हैं और 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। और लाभ कितने का होगा प्रत्यक्ष रूप से? यानी कि टोटल लाभ नहीं, 4 बन रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, हमें बने हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ कितने का होगा? 2 का होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये 2 प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं, 2 का प्रत्यक्ष रूप से खर्च हो रहा है, तो लाभ प्रत्यक्ष रूप से कितने का हुआ? 2 एटीपी का लाभ हुआ ना। ये 4th पॉइंट क्लियर हो गया। ग्लाइकल प्रत्यक्ष रूप से चारों पॉइंट क्लियर हो गए। चारों पॉइंट क्लियर हो गए। पहले में अवायवीय वायवीय श्वसन के बीच की कड़ी है। कुल एटीपी 10 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। टोटल खर्च कितने का होता है? मतलब 2 एटीपी अणुओं का खर्च हो जाएगा। शुद्ध लाभ कितने का होगा? 4 का, 2 का। शुद्ध लाभ 2 का हो जाएगा। 4 बने थे, 2 इधर बने, 2 इधर बने, 2 का खर्च हो गया तो 4 बने। और शुद्ध लाभ होगा 2 का और बनेंगे 4 बनेंगे, लाभ 2 का होगा। ये प्रोसेस थी। अब आप ऐसे बना लोगे या फिर मैं आपको मतलब इसको साफ करके सही से बनवाऊं? बना लोगे क्या? तो आप बनाओ एक बार, मैं कुछ और देखती हूँ। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आए, किसी में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। अच्छा मेरी नोटबुक बोलो ना, मेरी नोटबुक आपके पास है, बोलते नहीं वहाँ। कार्बन, ये भी 3 कार्बन युक्त हो जाएगी, ये भी 3 कार्बन युक्त। ये आपके एक पेज में आ जाएगा ना काम? एक पेज में आ जाएगा। एक बात लिखवानी थी आपको, वो लिख लो आप। जैसे मैंने पहले समझाया था ना कि एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है, ये बात मैंने आपको क्लियर की थी वहाँ पे। 2 चरणों में एटीपी का यूज हो गया। अब मैं आपको लिखाऊंगी कि 2 बनेगी कैसे एटीपी। आप एक बार चलो उतार लो आराम से। आराम से, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए ना पूछ लेना, गलत मत उतारना। समझ में आया क्या आपको? सच बताना, सही से समझ में आया ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है।
बात हमेशा याद रखना, काम आएगी आपके। ग्लाइकोलाइसिस समझना आसान हो जाएगा। पहले मुझे भी नहीं पता थी ये बात, जब भी करवाते थे ना तो मेरे कन्फ्यूजन रहता था कि 6 कहाँ से बने, 10 कहाँ से बने, कैसे बने, समझ नहीं आया। ये चीज़ याद हुई ना तो फिर सब दिखने लग गया, सब कुछ आराम से। मैंने आपको वो नहीं लिखा है ना, ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्लाइकोलाइसिस। कोई बात नहीं, ब्रैकेट में लिख लेना कहीं पे भी, ग्लाइकोज और लाइसिस, मतलब ग्लाइकोज लाइसिस कहीं पे भी जगह मिले, इतना तो आप लिख ही दोगे। इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है। क्विज में देखते हो आप सभी को, अनीशा, प्रियंका की भी बहुत अच्छे जवाब आते हैं। आरती, तुम किस नाम से आती हो क्विज में? अंजू भट्ट। हाँ, तुम्हारी मम्मी का नाम है दीदी? आप क्या करना चाहते हो, मतलब आफ्टर बीएससी क्या मोटिव है? सोचा नहीं, ये बताना नहीं चाहते? सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे? कुछ तो सोचना था। बनना ना बनना बात की बात है, एक बार कोशिश करोगे ना, सीखोगे जरूर, बहुत काम आएगा सीखा हुआ। और नहीं तो मेरी तरह ही कर लो कुछ ना कुछ। धीरे धीरे गलतियां करोगे फिर सीखोगे। ये बातें मुझे भी बहुत अजीब लगती थी पहले, कि क्या बोलते हैं, समझ नहीं आता। फिर धीरे धीरे रियलाइज हो जाता है, एक बार ठोकर लगती है ना, पता लग जाता है।